हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और जीआरएफ स्टडी पॉइंट पर। हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर के एजुकेशनल थॉट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर के फिलोसॉफिकल थॉट्स को बहुत ही विस्तार पूर्वक किया था। हमने एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से जाना था, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके दार्शनिक विचार क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल थॉट्स को। एजुकेशन पर उन्होंने क्या अपने थॉट्स दिए हैं, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, कैसी शिक्षण विधियों के बारे में बात करी है, किस तरीके से बालकों को पढ़ाया जाना चाहिए, किस प्रकार का जो है वातावरण होना चाहिए और किस तरीके की जो है टीचर्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, और इस क्लास को भी जो है पिछली क्लास की तरह ही बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो अगर हम स्व की बात करें तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। और स्व का विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति का कैसे होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था इसे संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कला के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से। तो आज हम शिक्षा पर बात करने वाले हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है एजुकेशनल थॉट्स क्या है, यानी कि शैक्षिक चिंतन क्या है। तो शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है, और शिक्षक और छात्र के परस्पर संबंधीकरण पर विशेष बल दिया है। यानी कि इन्होंने दो जो है ध्रुवीय माना है कि किसी भी शिक्षण में शिक्षक और छात्र का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना शिक्षक के कोई छात्र सीख नहीं सकता है, और अगर छात्र ही ना हो तो फिर शिक्षक किसे पढ़ाएगा। तो ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने लिखा है, शिक्षा का भवन सब मिलकर बनाते हैं, केवल शिक्षक और प्रबंधक ही नहीं वरन विद्यार्थी भी। अर्थात एक स्कूल, एक विद्यालय सक्सेस कब होता है, वो सक्सेस तभी होता है जब वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या फिर वहाँ के स्टाफ हो, जब सब मिलकर कार्य करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट यानी कि एक बेहतर जो है छात्र, उसका भविष्य देखने को मिलता है। और शिक्षा का अर्थ प्रकट करते हुए टैगोर कहते हैं कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान नहीं करती, और वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो मैंने वहां पर मानवता की बात करी थी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो मानवता पर बहुत ही विशेष बल देते हैं कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मनुष्य में, वो मनुष्य जब तक मानव नहीं बनेगा, उसके अंदर मानवता नहीं आएगी, वो जो है समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सर्वोत्तम शिक्षा क्या होती है। सर्वोत्तम शिक्षा यानी कि आपके स्व का डेवलपमेंट हो रहा है शिक्षा के माध्यम से, आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। पर जब आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो आप समाज से कनेक्ट हो पाएंगे, समाज की चीज़ों से कनेक्ट हो पाएंगे। आप समाज में अगर एक फूल है, अगर वो भी टूट रहा है तो आपके अंदर उसके प्रति जो है एक जो है ममता या फिर भावना आएगी कि नहीं, उसे मत तोड़ो। तो ये क्या है, एक कनेक्टिविटी होती है पर्यावरण के साथ, पर्यावरण की चीजों के साथ, जानवरों के साथ, हर चीज के साथ, मनुष्य का मनुष्य के साथ। तो शिक्षा भी यही सिखाती है। शिक्षा क्या सिखाती है, हमें कनेक्ट करना सिखाती है चीजों से। तो शिक्षा क्या है, यही है, सिर्फ सूचना और ज्ञान ही हमारे दिमाग में ठूस देना शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा होती है जब हम कनेक्ट हो पाते हैं। The highest education is that which makes our life is harmony which all existence. शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्य खोजने के योग्य बनाती है, जो सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त कराता है। अंतिम सत्य क्या होता है, अंतिम सत्य अर्थात हमें उस लेवल का ज्ञान देती है जहां पर हम भेदभाव करना जो है भूल जाते हैं। हम चीजों में भेदभाव नहीं करते, हम चीजों में जो है उसकी सत्यता को जान पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम उसका चुनाव कर पाते हैं। इस योग्य हमें शिक्षा जो है बनाती है। सत्य हमें पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है। अर्थात पार्थिव बंधन क्या होते हैं, हमें अट्रैक्शन, बहुत से अट्रैक्शन होते हैं हमारे लिए। हम जब समाज में आते जाते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें बहुत से तरीके के अट्रैक्शन होते हैं। हम अट्रैक्ट होते हैं चीजों की तरफ, कोई सुंदर चीज दिखी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। आजकल लव वगैरह अफेयर्स बहुत चल रहे हैं, तो लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब क्या है, एकमात्र अट्रैक्शन होता है।
यानी कि हम कोई चीज देख रहे हैं, किसी के पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, अब उनसे अट्रैक्ट हो गए, हमें वो चाहिए, उसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना है, मेहनत करना है। यानी कि इन चीजों को खत्म करती है शिक्षा। हम अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें जो है तब यूज करते हैं, ना कि सिर्फ अट्रैक्ट होकर चीजों को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक मेरे पास साइकिल है, अब कार चाहिए, कार है अब उससे बड़ी कार चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जिज्ञासाएं जो ये जो अ, हमारी नीड्स होती हैं, हम उस शिक्षा में यही सिखाती है कि हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमें जरूरत होती है, अट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज की तरफ। तो ये इन्हीं सारी बंधनों से हमें मुक्त करती है। हमें वह धन देती है जो सांसारिक वस्तु नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश होता है, जो शक्ति नहीं बल्कि प्रेम, और जिसके कारण मानव उस सत्य को अपना बना लेता है और उस ढंग से उसे प्रकट करता है। अर्थात शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट करती है। जब हमारा सेल्फ डेवलप होता है, हमारे अंदर वो जो प्रकाश आता है जो हमें समाज से जोड़ता है, हमें प्रकृति से जोड़ता है। अगर हम प्रकृति से उतना ही फिर लेंगे जितना हमें जरूरत है, और हम बदले में उसे कुछ देना भी चाहिए हमें, हम उसे देंगे, क्या देंगे, हम एक सुंदर और अच्छा वातावरण उसे प्रदान करेंगे, हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। ये सारी चीजें जो है हमें कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। हमने पिछली क्लास में इन सब चीजों पर डिस्कस भी किया था कि प्रकृति हमारी सहयोगिनी होती है, ना कि हम सिर्फ उसका भोग करते हैं और बदले में उसे सिर्फ हम गंदगी देते हैं। नहीं, प्रकृति को हम सहयोगिनी जब जब हम समझेंगे, प्रकृति से हम जितना प्रेम से रहेंगे, प्रकृति हमें उतना ही देगी। वरना क्या होता है, परिणाम तो बहुत कुछ होता है। अभी कोरोना वायरस आया, क्यों आया, आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ होगी। अगर प्रकृति को प्रदूषित किया जाएगा तो क्या होगा, यही सारी चीजें होंगी, प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी। लेकिन जब हम प्रकृति के साथ ईमानदार रहेंगे तो क्या होगा, प्रकृति भी हमें उसी तरीके से हमारे साथ बिहेव करेगी। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शारीरिक और बौद्धिक विकास। शारीरिक और बौद्धिक विकास तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शिक्षा के लिए, किसी भी बालक के लिए, क्योंकि बालक का शारीरिक विकास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ कैसे अच्छी होगी, उसका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, वो खेल कूद, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करे, साथ ही साथ योगा वगैरह भी करे। तो जब उसका खान पान अच्छा होगा, उसका माहौल अच्छा होगा, उसे अच्छी चीजें मिलेंगी, तो उसका शारीरिक विकास होगा। बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास सिर्फ यही नहीं है कि हम कचरा भर लें अपने दिमाग में। बौद्धिक विकास अर्थात हमारी बुद्धि का विकास कैसे होगा, जब हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण के माध्यम से जब हम चीजों को, नई नई चीजों को देखते हैं, तो क्या करते हैं, हम सीखते हैं। जब हम सीखते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। और अच्छा अस्वस्थ शरीर होगा तो बुद्धि का विकास स्वयं ही होगा। अगर बच्चा बीमार है तो उसका मन ही नहीं लगेगा किसी चीज में, तो उसका जो उसकी मेंटल हेल्थ है वो भी खराब होगी। लेकिन अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा। बालक सीखेगा, चीजों को देखकर सीखेगा। अब छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बहुत बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं, अपनी मम्मी की लड़कियां अपनी मम्मी की नकल करती हैं, और बच्चे अपने जो है पापा की नकल करते हैं, सूटकेस लेकर जाते हैं, ऑफिस जा रहा हूँ, या लड़कियां, छोटी बच्चियां साड़ी पहनकर नकल करती हैं। तो ये क्या है, ये सारा अपने घर से सीखती हैं, उनका बौद्धिक विकास होता है। बच्चा किसी भी तरीके से सीखे, अगर वो सीख रहा है, वो पढ़ाई लिखाई सीखता है। बच्चे, छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, आप देखिए किस तरीके से वो, अगर उनको खेल के माध्यम से सिखाया जाता है तो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो उनके बुद्धि का विकास भी होता है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास, मोरल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चों के अंदर नैतिक विकास होगा तो अपने से बड़ों का सम्मान भी करेंगे। अपने समाज में जब वो निकलेंगे तो लोगों को आदर के साथ जो है इनसे बात भी करेंगे। तो मोरल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है। और आध्यात्मिक डेवलपमेंट की तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बात ही करते हैं कि आध्यात्मिक डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्ण मानव के विकास का उद्देश्य, अर्थात जब व्यक्ति के बालक के का विकास होगा सब तरीके से, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, या फिर आध्यात्मिक हो, या फिर नैतिक हो, तो एक पूर्ण मानव बनकर वो आगे चलकर जब वो बड़ा होगा तो वो ऑब्वियसली पूर्ण मानव जो है बनकर ही निकलेगा। जब उसको शुरू से ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छे आचरण दिए जाएंगे, अच्छी चीजें दी जाएंगी। तो ये सब क्या है, उद्देश्य हैं बालकों के लिए।
सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि बच्चा जब समाज में जाएगा और जब उसके अंदर इस तरीके की भावनाएं होंगी, जब मनुष्य से वो मानव बनेगा, बालक हो या कोई व्यक्ति हो, मनुष्य से मानव बनेगा तो मानवता उसके अंदर आएगी। मानवता आएगी तो वो जो जब मानवता आएगी तो वो दूसरों के दर्द को समझेगा। जब दर्द को समझेगा तो स्वयं ही वो समाज सेवा करेगा। तो समाज का विकास, सामाजिक विकास कैसे होगा? जब बालक समाज की सेवा करेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, और राष्ट्रीयता का विकास भी जरूरी है बालकों में कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए उसे किसी अदर कंट्री में जाने का मौका मिलता है और वो वहां जाता है, तो अगर वो वहां जाता है तो वहां पर रहकर वो अपने देश की बुराई ना करे, बल्कि हमें अपने देश की क्या करना है, उसका सम्मान करना है। यानी कि हमें राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। अगर हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल चाहे जैसा हो, लेकिन अगर बाहरी व्यक्ति आए हमारे स्कूल को कुछ कह के जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करें। यानी हमारे देश के लिए, हमारी राष्ट्रीयता के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कोई कुछ कहे तो हम बर्दाश्त क्यों करें? तो वही चीज है कि अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, देश के लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय का विकास, अर्थात हम जब इंटरनेशनल लेवल पर आजकल सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अब हम फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, हम चाइनीज भी पढ़ रहे हैं, और न जाने कौन कौन सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अदर कंट्रीज में जाकर जॉब करनी है। इंसान सीख रहा है, तो ये भी अच्छा है। एक कंट्री, हम अपने भारत में रह के अपने भारत का तो विकास करते हैं, लेकिन आज जो शिक्षा है वो इंटरनेशनल लेवल पर है। तो तब की बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐसी थॉट्स थे कि बालक का जो है इंटरनेशनल लेवल तक जो है उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसको इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये क्या है, सब शिक्षा के उद्देश्य हैं जो उन्होंने निर्धारित किए थे। शिक्षण विधियां कौन सी होनी चाहिए? भ्रमण के माध्यम से पढ़ना, अर्थात आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या ट्रिप जाती है आपके स्कूल से, तो सिर्फ खेल कूद नहीं होना चाहिए, बल्कि आप भ्रमण के माध्यम से भी पढ़िए, क्योंकि भ्रमण के माध्यम से, या फिर हम कहें कि जब हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ही गहराई से जो है स्टोर होती हैं। वाद विवाद तथा प्रश्न उत्तर विधि, डिस्कशन एंड क्वेश्चनार मेथड। बहुत से बच्चे कैसे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत ही बालकों के अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई क्वेश्चन है, अब उसको आंसर उनका चाहिए। अब जैसे कि हम न्यूटन की बात करें तो उन्होंने जो अपने लॉस वगैरह दिए, तो उन्होंने जब वो सेफ गिरा तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जागी ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन के निकले। उसी प्रकार हर बच्चे के अंदर जब इस तरीके की जिज्ञासा होगी, कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर उसे चाहिए, जब वो आंसर वो ढूंढेगा तो क्या होगा, उसे बुद्धि का विकास होगा। तो बालकों के साथ कक्षा में किस तरीके से टीचर को पेश आना चाहिए, क्वेश्चन आंसर विधि यूज करी जानी चाहिए। वाद विवाद जो है, यानी कि डिबेट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, इस मेथड से बालकों का जो है बौद्धिक विकास होता है। क्रिया द्वारा सीखना, यानी कि करके सीखना, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, करके सीखना। अगर हम बात करें तो करके सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज ऐसे सीखते हैं सिर्फ रट्टा मार के, किताबों में आप रट्टा मार के सीखते हैं तो वो टेम्पररी होती है, लेकिन आप जब किसी एक्टिविटी को करके सीखते हैं तो क्या होता है, वो परमानेंटली आपके माइंड में स्टोर हो जाती है और लाइफ टाइम आपके साथ वो चलती है। तो कैसे सीखना चाहिए? करके सीखना चाहिए। बालकों को कैसे सिखाना चाहिए? करके सिखाना चाहिए। मातृभाषा द्वारा शिक्षण, अर्थात अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जब हम छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो वे अपनी मातृभाषा में वो ज्यादा समझते हैं चीजों को। तो क्या करना चाहिए, शुरुआती दौर पर जब वो छोटी क्लासों में होते हैं तो उन्हें उनकी मातृभाषा के अकॉर्डिंग उनको सिखाया जाना चाहिए। परंतु होता क्या है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो तो इंग्लिश ही थोपते रहते हैं कि बच्चे इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो ही नहीं, अदर कोई लैंग्वेज बोलो ही नहीं। बच्चे क्या होते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो नहीं, जो है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं कनेक्ट कर पाते हैं क्लास को। तो बालकों के साथ क्या करना चाहिए, उनको शुरुआती दौर पर उनसे थोड़ा थोड़ा उनकी मातृभाषा में जो है उनसे बात करनी चाहिए, सिखाना चाहिए उनके मातृभाषा के अकॉर्डिंग।
अगला है खेल द्वारा शिक्षण, यानी कि प्लेवे मेथड, आ तो एनसीएफ या फिर हम एनसीईआरटी या फिर किसी भी उसकी एजुकेशन की बात करें तो ये सभी जो है बात करते हैं कि प्लेवे मेथड द्वारा बालकों को सिखाया जाना चाहिए। खेल के माध्यम से बालकों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्व अनुभव द्वारा शिक्षण, यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है, बालक जो एक्सपीरियंस अपने घर से लेकर अपने बाजार मतलब घर से लेकर जब वो बाहर निकलता है, समाज में आता है, रास्ते में आता है, तब स्कूल पहुंचता है, तो जो उनके एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो भी वो लेता है उसके अकॉर्डिंग उसे सिखाया जाना चाहिए। टीचर अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से सिखाया। बच्चे जो एक्सपीरियंस लेते हैं, यानी कि बच्चों के लेवल पर जाकर, बच्चे किस एज में है उस लेवल पर जाकर उनको सिखाना चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए? और टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। अ लैम्प कैन नेवर लाइट another lamp unless it's continuous to burn its own flame. The teacher who has no living traffic which is knowledge but merely repeats his student can only load their minds, he cannot quicken them. अर्थात टीचर टीचर स्वयं एक जो होता है स्टूडेंट होता है। किसी भी टीचर को, जब कोई भी टीचर होता है, बच्चों को पढ़ाने से पहले उसे अपने जो है जो भी उसका सब्जेक्ट है उसके में उसको क्या होनी चाहिए, महारत हासिल होनी चाहिए। और एक शिक्षक भी स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि नई नई चीजें आज डेवलप होती हैं, तो एक शिक्षक को भी जो है सीखना होता है। यानी कि एक दीपक दूसरे दीपक को तभी जला सकता है जब उस दीपक में स्वयं तेल हो। और वो तेल कैसे आएगा, अर्थात वो ज्ञान कैसे आएगा, जब स्वयं शिक्षक ज्ञान लेता रहेगा तभी अपने बालकों को ज्ञान देगा, यानी कि उसके दीपक में जो है तेल डाल पाएगा, तभी उस स्टूडेंट के का भी दिया क्या है, जलेगा, यानी कि उस स्टूडेंट के अंदर भी ज्ञान का प्रकाश आएगा। अर्थात एक टीचर ही स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, और टीचर स्वयं एक स्टूडेंट होता है, उसे भी सीखना पड़ता है, और उसका सीखते रहना बच्चों को सिखाता है। यानी कि दीप से दीप जले। जब शिक्षक के अंदर ज्ञान होगा, जिस एरा में वो रह रहा है, जिस समय पर, समय के अनुसार समय बदलता रहता है। हम पिछले टाइम को देखें किस तरीके के शिक्षण था, और अगर आज के टाइम हम देखें तो आजकल डिजिटल बोर्ड वगैरह हर चीज आ गए, तो शिक्षक को भी सीखना होता है, तब वो अपने स्टूडेंट को सिखा पाता है। तो वही चीजें होती है कि शिक्षक को भी स्टूडेंट बनना पड़ता है सीखने के लिए। जब वो स्वयं सीखता है तब अपने बच्चों को सिखा पाता है। तो ऐसा शिक्षक होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग कि शिक्षक भी सीखता रहे। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। अब विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय आत्मबोध का आधार है। या फिर हम शांति निकेतन की बात करें, इन्होंने जब शांति निकेतन स्थापित किया था, तो इनका मानना है कि स्कूल ऐसी जगहों पर होने चाहिए जहां पर कोलाहल ना हो, शोर ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, अर्थात एक शांत माहौल हो, प्रकृति हो, चारों तरफ केवल प्रकृति हो, नदियां हो, तालाब हो, और एक शांति हो। ऐसी जगह पर जो है स्कूल होने चाहिए जहां पर शिक्षक शिक्षा दे सके अपने बालकों को, और बच्चे कंसंट्रेट कर सके शिक्षा पर। इस तरीके के स्कूल की वो बात करते हैं। इसलिए अगर शांति निकेतन को आप देखेंगे, इनके आप वेबसाइट पे जाकर फोटो देखिए, या फिर कहीं फोटो पिक्चर्स मिले तो आप देखिए, इनकी जो निकेतन है वहां पर इनका जो स्कूल है वहां पर सिर्फ आपको प्रकृति मिलेगी, क्योंकि ये एक तरीके से प्रकृतिवादी भी थे। ये प्रकृति की बात करते हैं कि बच्चों को प्रकृति से जोड़कर पढ़ाया जाए। तो प्रकृति से बालक तभी जुड़ेगा जब इस तरीके का माहौल होगा। स्कूल जो है भीड़ भाड़ एरिया में नहीं होने चाहिए, शांत एरिया में होने चाहिए, प्रकृति में होने चाहिए, कि बच्चा जब एजुकेशन लेने के लिए पहुंचे तो सिर्फ उस प्रकृति को देख के उसके अंदर इतनी जिज्ञासा आ जाए एजुकेशन को ग्रहण करने की कि वो शिक्षित हो सके। इस तरीके की बात करते हैं। तो उनके शांति निकेतन में भी आप इसी तरीके के देखेंगे, पेड़ पौधे देखेंगे, हरियाली देखेंगे, ओपन जो है इनके क्लासरूम देखेंगे, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अनुशासन कैसा होना चाहिए? आत्मानुशासन होना चाहिए, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चे के अंदर स्वयं अनुशासन में रहने की जो है एक फीलिंग होनी चाहिए। एजुकेशन को देखकर उसके अंदर स्वयं अनुशासन आ जाना चाहिए, क्लास को देखकर उसके अंदर स्वयं अनुशासन आ जाना चाहिए। इस तरीके की ये अनुशासन की बात करते हैं कि स्वयं
सेल्फ अनुशासन होना चाहिए। बच्चों को अनुशासन में बांध कर नहीं रखना है, बच्चा स्वयं अनुशासित हो जाए क्लास में पहुंचने पर। इस तरीके का अनुशासन, इस तरीके का जो है माहौल, इस तरीके का एनवायरनमेंट जो है शिक्षक को पैदा करना है। करिकुलम कैसा होना चाहिए? विश्व भारती में इतिहास, यानी कि इन्होंने किस तरीके की करिकुलम की बात करी, तो इन्हें अपने विश्व भारती में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, प्राकृतिक अध्ययन आदि की शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही साथ अभिनय, क्षेत्रीय अध्ययन, मौलिक रचना, संगीत, नृत्य, गायन, प्रातःकालीन प्रार्थना, सरस्वती यात्राएं, छात्रों का स्वानुशासन, खेल कूद, समाज सेवा आदि क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंग की भांति होने चाहिए। अर्थात इन सभी चीजों की बात करी, साथ ही साथ इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा की भी बात करी है कि बच्चों में आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, मानवता के गुण होने चाहिए और जो है नैतिक विचार होने चाहिए। तो इस तरीके की इन्होंने जो है बात करी है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। हमने जाना कि इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस तरीके की शिक्षा बालकों के दी, किस तरीके की शिक्षा जो है और शिक्षण विधियां होनी चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों पर आज हमने डिस्कस किया। आज की हमारी क्लास इतनी ही है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए जो है क्लास के साथ, यानी कि एक नए जो है फिलोसफर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आज इतना ही, आपका साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ जो है आप बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको उसका जो है एजुकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।